नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो पहला लेसन है, मानव भूगोल प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर, इस किताब के अंदर हमारी दो क्लासें चल रही है, दोनों किताबों की। उसके अंदर हमने दो लेसन करवाए हैं और उसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी हमारे टेलीग्राम जो चैनल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर आपको उसके पीडीएफ के में नोट्स मिल जाएंगे। और अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मानव भूगोल प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र। तो इसके अंदर चर्चा कर रहे हैं कि मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी बात करते हैं कि मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है, सरोकर है, उसकी बात करते हैं इस लेसन के अंदर। मानव भूगोल का उद्देश्य, मानव भूगोल का उद्देश्य की बात करें या सरोकर की बात करें, मानव भूगोल का जो उद्देश्य है या सरोकर है उसकी बात करें तो प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया है। जो हमारी प्रकृति है और उसके जो मानव है उसके अध्ययन पर क्या दिया है, बल दिया है। ये क्या है, मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है, प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया है कि जो हमारी प्रकृति है और मानव का जो अध्ययन है उस पर क्या किया है, बल दिया है। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझा है। जो हमारी पृथ्वी है, हम हमारे घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस क्लास के अंदर पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर जो हमारी भूमि है, समुद्र है, पहाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारा क्या है, मानव का एक प्रकार से क्या है, घर है। तो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। हमें क्या समझना है कि जो पूरी पृथ्वी है वो क्या है, मानव का एक प्रकार से घर है। हमें यहाँ पर कोई मकान वगैरह की बात नहीं करनी है, हमें पूरी पृथ्वी को क्या करना है, मानव का आवास के रूप में समझना है। पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में समझना है। जो हमारी पृथ्वी है उसको क्या करना है, हम आवास के रूप में समझना है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो सारा भाग है वो क्या है, मानव के लिए एक आवास है, मानव के लिए घर है। और उन सभी तत्वों का अध्ययन जिन्होंने मानव को क्या किया है, पोषित किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम उन सभी तत्वों का भी अध्ययन करेंगे जिससे क्या हुआ है, मानव को पोषित किया है, मानव का जो क्या किया है, भरण पोषण किया है, उसकी भी चर्चा करेंगे कि उन सभी तत्वों का अध्ययन उन सभी तत्वों का अध्ययन जिन्होंने मानव को पोषित किया है। ये तीन प्रमुख उद्देश्य हैं किसके, मानव भूगोल के। कौन कौन से, प्रकृति और मानव का अध्ययन पर बल देना। जो हमारी प्रकृति है और मानव है उसके क्या करना, अध्ययन पर बल देना। और पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में समझना। जो हमारी पृथ्वी है उसको क्या करना, मानव के आवास के रूप में समझना कि वो क्या मानव का
एक आवास है, मानव क्या करता है वहां पर रहता है। और उन सभी तत्वों का अध्ययन जिन्होंने मानव को क्या किया है, पोषित किया है, उनके बारे में तो ये मानव भूगोल का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की। जो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है उसकी चर्चा करते हैं। इसके भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, हमने पहले पढ़ा है मानव के अध्ययन क्षेत्र के बारे में, हमने जाना है मानव की शाखाओं के बारे में पिछली 11वीं क्लासों में। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि जो मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है उसकी बात करें तो मानव भूगोल का सरोवर एवं मानव घर के रूप में समझा है। जो मानव भूगोल है उसको क्या है, घर के रूप में समझा है। और इसके एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में, अगर इसके अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो भूगोल को समाकलात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। जो मानव का अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है, समाकलात्मक है, अनुभाविक है और क्या है, व्यवहारिक है। व्यवहारिक है और भूगोल की पहुंच और किसी घटना या परिघटना जो दिक् एवं काल के संदर्भ में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो इनके अध्ययन क्षेत्रों की बात करें तो पहला अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, समाकलात्मक 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 और क्या है, अनुभाविक। समाकलात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक। मानव का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है, समाकलात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक है। और ये क्या करता है, किसी घटना, स्थान और विवरण क्या करता है, वर्णन करता है। और इसमें सामाजिक और आर्थिक और भौतिक एवं प्राकृतिक और सिद्धांतिकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, नेमेथेटिक कहते हैं। और वस्तुपरक या भाव चित्र की बात करें जिसे इंडोग्राफी कहते हैं, उनकी क्या करता है, अध्ययन क्षेत्र की मानव का जो भूगोल है वो क्या करता है, अध्ययन करता है। तो किस किस की करता है, समाकलात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक। और घटना, स्थान, किसी स्थान का क्या करता है, मानव भूगोल अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, घटना का अध्ययन करता है और विवरणात्मक का अध्ययन करता है। विवरणात्मक का क्या करता है, अध्ययन करता है। और सामाजिक का करता है, समाज का करता है, सामाजिक करता है, आर्थिक करता है, भौतिक का करता है और प्रकृति का करता है। भौतिक का अध्ययन क्षेत्र करता है, प्रकृति का करता है और सिद्धांतीकरण करता है। मतलब किसी भी मानव भूगोल क्या करता है, किसी भी तथ्य का क्या देता है, सिद्धांत परक उसका क्या करता है, अध्ययन करता है कि भूतकाल में वो किस प्रकार से होगा और वर्तमान काल में उसकी क्या होगी, किस प्रकार से स्थिति होगी। तो उसकी क्या करता है, मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है उसकी चर्चा करता है, सिद्धांतीकरण की। सिद्धांतीकरण जिसे क्या कहते हैं, नोमेथेटिक। सिद्धांतीकरण मतलब किसी भी जो बात होती है मानव भूगोल के अंदर उसका क्या देता है, सिद्धांत देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोमेथेटिक कहते हैं। और वस्तुपरक, भाव चित्रात्मक करता है, वस्तुपरक भाव चित्रात्मक के विस्तृत रूप की। तो जर्मन के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने पृथ्वी का जो वर्णन है, पृथ्वी का जो वर्णन है वो किसके रूप में किया है, एक जीव के रूप में किया है। कि जो पृथ्वी है वो क्या है, एक जीव है, उसके रूप में क्या किया है, पृथ्वी का अध्ययन किया है।
मतलब जो पृथ्वी है वो क्या है, जीवित रूप में है। पृथ्वी जीवित रूप में, उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर मानव प्लस प्रकृति, मानव और प्रकृति है, लेकिन द्वैतावाद नहीं है। वाद नहीं है। अविभाज्य तत्व पूर्ण के रूप में देखना चाहिए। जो तत्व क्या है वो, उसको क्या करना चाहिए, अविभाज्य के रूप में देखना चाहिए। अविभाज्य रूप में देखना चाहिए। इसके कहने का भावार्थ है कि जो पृथ्वी है उसको अविभाज्य के रूप में देखना चाहिए। जैसे पृथ्वी के अंदर क्या आते हैं, पृथ्वी में तूफान आते हैं। पृथ्वी के अंदर तूफान आते हैं, तो तूफान का जो वर्णन है वो किसके रूप में किया है, तूफान का वर्णन आंख के रूप में किया है। पृथ्वी की आंख किसे माना है, तूफान को क्या माना है, आंख माना है। और जो नदी है, पृथ्वी के ऊपर जो नदियां हैं उसको क्या माना है इन्होंने, मुख माना है। और हिमनद, हिमनद क्या होते हैं, हिमनद होते हैं पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। जब वो पिघलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, प्रोद। प्रोद का मतलब जैसे मानव को जुकाम लगता है, उसी प्रकार से जब ग्लेशियर, बड़े बड़े जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वो पिघलते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोद उत्पन्न होता है। प्रोद का मतलब जुकाम, ठीक है। और जल डमरू मध्य, जल डमरू, जल डमरू को इसने संबोधित किया है, जल डमरू मध्य को ग्रीवा से संबोधित किया है। ग्रीवा का मतलब जीभ से इसे क्या किया है, पृथ्वी की जीभ से संबोधित किया है जल डमरू मध्य को। और बात करें मृदा की, तो मृदा मिट्टी, मृदा को क्या माना है इसने, परिच्छेदिका माना है। पृथ्वी की परिच्छेदिका माना है मृदा को। और गांव और नगर को क्या माना है इसने, जीव माना है। गांव व नगर को क्या माना है, जीव माना है। तथा रेल मार्ग को, रेल मार्ग को परिसंचरण धमनियां माना है। परिसंचरण धमनियां माना है। परिसंचरण धमनियां जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, रक्त परिसंचरण के लिए छोटी छोटी जो धमनियां होती है उसे क्या माना है, जो रेल मार्ग है पृथ्वी का उसे क्या माना है, परिसंचरण धमनियां मार्ग माना है। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर मानव भूगोल की परिभाषाओं की। तो जो मानव के भूगोल की जो सबसे पहले अगर परिभाषा दी थी, तो जर्मन के एक भूगोलवेता थे रेटजल, फेडरिक रेटजल, उनने क्या किया था, मानव भूगोल की क्या दी थी, परिभाषा दी थी। मानव भूगोल की प्रथम परिभाषा देने वाले कौन थे, फेडरिक रेटजल, जिन्होंने क्या किया था, मानव भूगोल की एक परिभाषा दी थी। और मानव भूगोल के विषय के बारे में, उनके बीच में पृथ्वी के अंदर जो संबंध है उसके बारे में उन्होंने अपनी परिभाषा के अंदर बताया था। तो इसके अंदर आगे देखते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल
मानव भूगोल, मानव समाज, मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल। मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच, धरातल के बीच बीच के संबंध, मानव समाज और धरातल के बीच का जो संबंध है, संबंधों का परिसंचरण, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। संश्लेषित अध्ययन कहने का भावार्थ है मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है कि जो मानव का जो भूगोल है वो क्या है, मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच में जो संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है उसे क्या कहा है। ये मानव भूगोल की जो पहली परिभाषा थी, जो किसने दी थी, फ्रेडरिक रेटेजल ने ये पहली परिभाषा दी थी कि जो मानव है और धरातल है उनके बीच में क्या है, संश्लेषित क्या है, संबंध है या उनका अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, वो मानव भूगोल की परिभाषा है। ठीक है, और इस ये किसने दी थी, ये रेटेजल ने दी थी। और इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है SDS। SDS का मतलब समाज, धरातल और संबंध। मानव भूगोल की जो पहली परिभाषा है उसको समझने का तरीका क्या है, याद करने का SDS, समाज, धरातल और संबंध के संश्लेषित अध्ययन को क्या कहते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा कहते हैं। नेक्स्ट अगर परिभाषा की बात करें तो इनके जो शिष्य थे एलन सी सैंपल, उन्होंने भी इससे मिलती जुलती क्या दी थी, एक परिभाषा दी थी। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी, एलन सी सैंपल ने दी थी। मानव भूगोल मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो जो ये दूसरी परिभाषा दी थी, ये किसने दी थी, एलन सी सैंपल ने दी थी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। इसके अंदर जो सैंपल में परिभाषा में संबंधों का गत्यात्मक मुख्य शब्द दिया है कि इसके अंदर क्या बताया है कि जो संबंध है उनका क्या दिया है, गत्यात्मक शब्द का अध्ययन बताया गया है एलन सी सैंपल के द्वारा। और तीसरी परिभाषा की बात करें जो दी थी पॉल विडाल डी लाब्लास ने दी थी, उनकी जो परिभाषा वो थोड़ी लेंथी है, तो यहां तक हमें समझ आ गया। इस ये परिभाषा किसने दी थी, ये एलन सी सैंपल ने दी थी, एलन सी सैंपल। और जो पहली परिभाषा थी वो किसने दी थी, फ्रेडरिक रेटेजल ने। उसको याद करने का तरीका क्या है, SDS। एस का मतलब समाज, डी का मतलब धरातल और एस मैंने संबंध, SDS। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरी परिभाषा की।
हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। ये परिभाषा किसने दी थी? विडाल डी लाब्लास ने दी थी। हमारी पृथ्वी को नियंत्रण हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ये जो हमारा लेसन है, ये लेसन एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नंबरों का लेसन है। जो लेसन है इसको आप बार बार ध्यान से पढ़िए और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसकी जो तीसरी परिभाषा थी, हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, ये परिभाषा किसने दी थी? पॉल विडाल डी लाब्लास ने दी थी। ये परिभाषा किसने दी थी? पॉल विडाल डी लाब्लास ने ये परिभाषा दी थी। और मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। अब बात करें कि मानव और प्रकृति कौन किस पर निर्भर रहता है, कि मानव प्रकृति पर निर्भर रहता है या प्रकृति मानव पर निर्भर रहती है। तो इसके बारे में तीन विचारधारा थी, उसकी चर्चा करते हैं आगे। मानव प्रकृति में कौन किस पर निर्भर रहता है? मानव प्रकृति कौन किस पर निर्भर रहता है? कि मानव प्रकृति पर निर्भर रहता है या प्रकृति मानव पर निर्भर रहती है। तो इसके बारे में तीन विचारधारा थी, उन तीन विचारधाराओं की चर्चा करते हैं। पहली विचारधारा थी निश्चयवाद। जो निश्चयवाद की विचारधारा थी वो किसने दी थी? वो दी थी रेटजल ने और एलन सैंपल ने दी थी। ये दो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने क्या किया था? निश्चयवाद की विचारधारा दी थी, रेटजल और एलन सैंपल ने। तो इन्होंने क्या बताया? प्राकृतिक आधारित प्रणेता कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रकृति है उसी प्रकार से मानव को क्या करना चाहिए? ढलना चाहिए। अगर गर्मी है तो मानव को गर्मी में रहना चाहिए, अगर सर्दी है तो सर्दी में रहना चाहिए, अगर वर्षा है तो वर्षा के अंदर रहना चाहिए। ये विचारधारा किसने दी थी? ये दो भूगोलवेत्ता ने दी थी, रेटजेल और एलन सैंपल ने दी थी। कि प्राकृतिक आधारित प्रणेता रेटजेल और एलन सैंपल।
रेटेजल और एलन सैंपल, रेटेजल और एलन सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण और सर्वशक्तिमान है, कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। जो प्रकृति का वातावरण है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है, और उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में मानव की क्रियाकलापों पर पड़ता है। उसका प्रभाव मानव के किसी ना किसी प्रकार से क्रियाकलापों पर पड़ता है। ये बात किसने की थी, ये दो भूगोलवेत्ता ने की थी, रेटजल और एलन सैंपल ने, कि जो प्रकृति है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। अगर हम उससे छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना भयंकर रूप धारण करेगी। जैसे 2019 के अंदर जो कोरोना आया था, वो क्या किया था, मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की थी और इस प्रकार से बीमारी आई थी कि उसके अंदर जो पशु थे वो तो आज़ाद घूम रहे थे और जो लोग थे वो घर पर अपने परिवार में छुप कर बैठे थे। तो प्रकृति क्या करती है, इनके अनुसार किसी न किसी रूप से अपना क्रियाकलाप को प्रदर्शित करती है। और इन्होंने निश्चयवाद की क्या दी थी, विचारधारा दी थी, कि जैसी प्रकृति है मानव को उसी प्रकार से क्या करना चाहिए, ढलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं संभववाद की। अब इनका विरोध करने वाला संभववाद, ये दूसरी विचारधारा थी। इन दोनों का विरोध करने वाला एक विरोधी आ गया। वो क्या कहता है, जिसका प्रेरणा कौन था, प्रोफेसर विडाल डी ब्लास। वो क्या कहते हैं कि मानव और मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, वह प्राकृतिक दशाओं को सुधार कर सकता है। कहने का भावार्थ है इसका कि संभववाद का प्रणेता कौन था, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास। और इन्होंने क्या विचारधारा दी थी कि मानव या मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, एक चिंतनशील मानव और मनुष्य क्या है, एक चिंतनशील प्राणी है और वह प्राकृतिक दशाओं को सुधार कर सकता है। कहने का भावार्थ है कि अगर गर्मी है तो वह हीटर जला सकता है, अगर सर्दी है तो वह एसी चला सकता है। तो उनके कहने का भावार्थ ये है कि मानव क्या कर सकता है, प्राकृतिक दशाओं पर डिपेंड नहीं है, बल्कि जो प्राकृतिक है वो मानव की दशाओं पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। ये बात किसने की थी, प्रोफेसर विडाल डी ब्लास ने ये बात कही थी। और प्राकृतिक दशाओं को सुधारा जा सकता है, और दशाओं को सुधारा जा सकता है। जैसे प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहना, प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहना, ठीक है। गर्मी में क्या लगा लेना, गर्मी आई तो कूलर लगा लिया भाई, सर्दी आई तो हीटर लगा लिया। और
अगर कहीं दूर जाना है, मानव ने किसी चीज को दूर कर दिया, दूर दराज, तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? वायुयान। वायुयान के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं कुछ ही समय में। तो इस प्रकार के साथ इनकी विचारधारा थी, और जो इनकी विचारधारा थी वो नवनिश्चयवाद के बिल्कुल उल्टी विचारधारा थी। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है वो मानव पर डिपेंड करती है, ना कि मानव प्रकृति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इन दोनों के बाद में एक और विचारधारा आई, जो कि अब जैसे टेलर है, टेलर क्या करता है? कपड़े सिलता है। तो उसने क्या किया? उसका नाम था ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया? इन दोनों की विचारधाराओं को थोड़ा थोड़ा जोड़कर एक तीसरी विचारधारा निकाल दी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? नवनिश्चयवाद विचारधारा के नाम से जाना जाता है। नवनिश्चयवाद की विचारधारा। इन दोनों को लड़ता देख एक तीसरा जो प्रोफेसर था, उन्होंने क्या किया? एक नई विचारधारा बताई, जिसका नाम था नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद ये किसने दी थी? मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ा था। जोड़ने का काम कौन करता है? टेलर करता है। तो इसकी जो विचारधारा थी नवनिश्चय की, वो किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, कि ना तो नवनिश्चयवाद को इन्होंने ज्यादा मतलब संभावना दी, और ना, माफ कीजिएगा, ना संभववाद को दी, ना निश्चयवाद को दी। इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। इन्होंने बताया कि मध्यम मार्ग अपनाया। क्या कहा इन्होंने? रुको और जाओ। रुको और जाओ की विचारधारा दी ग्रिफिथ टेलर ने। इन्होंने कहा प्रकृति प्लस मानव दोनों पर प्रेरणता है। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड है, और इनको क्या है? सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी ग्रिफिथ टेलर ने। और इन्होंने तीसरी विचारधारा दी थी नवनिश्चयवाद की। इन्होंने निश्चयवाद और संभववाद दोनों को एक नई विचारधारा निकाली, जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। इनकी विचारधारा का अर्थ था कि मध्यम मार्ग निकाला जाए, कि अगर धूप मान लो पेड़ काटे जाए तो पेड़ों को लगाया भी जाए। इस प्रकार की इनकी विचारधारा थी। और तो इसी के साथ जो हमारी आज की जो क्लास है वो क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा अगर चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम कक्षा 12 की जियोग्राफी के जो सारे लेसन कंप्लीट करें, और उनके जो PDF नोट्स हैं हैंडमेड, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।